क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट गिव्स द वैल्यू ऑफ, तो जो मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है वो किस चीज़ की वैल्यू देता है, तो वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू देता है। तो इसमें ए ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ई। नेक्स्ट पे आते हैं इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज याद रखिएगा, न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने करी है। प्रोटॉन की खोज किसने करी है, तो गोल्डस्टीन ने करी है। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने करी है, गोल्डस्टीन ने करी है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी है, जेम्स चैडविक ने करी है। ठीक है, तो आप लोगों को तीनों नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं अल्फ़ा पार्टिकल इज, अब अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, तो डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम होता है। ठीक है, तो डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम होता है अल्फ़ा पार्टिकल। नेक्स्ट पे आते हैं एनोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय, तो एनोड रेज को किसने डिस्कवर किया ये आपको बताना है। ठीक है, तो एनोड रेज को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। और एनोड रेज कैसी रेज होती हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज होती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ, अब देखिए कैथोड रेज कैसी होती हैं, तो कैथोड रेज निगेटिवली चार्ज रेज होती हैं, एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज रेज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अब देखिए न्यूक्लियस का साइज़ पूछा गया है कि देखिए एग्जैक्ट साइज़ तो नहीं पता चल सकता है, लेकिन एक ऑर्डर पता चल जाएगा कि न्यूक्लियस के साइज़ का ऑर्डर क्या होता है। तो न्यूक्लियस के साइज़ का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर का होता है। अब पूछा गया न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8th में कहा गया रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ डैश। तो देखिए रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड ने किस चीज़ की डिस्कवरी करी है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी है। इसीलिए जो साइज़ पता चला वो किसका पता चला, इनके एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस का साइज़ पता चला। तो 8th का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन 9 में कहा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ। देखिए वेवलेंथ अगर पूछी जाए सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो वेवलेंथ के हिसाब से अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ये होता है रेडियो वेव। ठीक है, और अगर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे कम किसकी है, रेडियो वेव की है। और अगर पूछी जाए फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, ठीक है, तो वो होती है अल्ट्रावायलेट रेस की। ठीक है, तो यूवी रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। दोनों बातें याद रखिएगा। 10th में आते हैं। 10th में कहा गया फर्स्ट एटॉमिक मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय, तो पहला जो एटॉमिक मॉडल था वो किसने प्रपोज किया था, वो प्रपोज किया था जे थॉमसन ने। ठीक है, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते थे। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑल एटम्स एक्सेप्ट। अब देखिए किस एटम में न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और किस में नहीं है पूछा गया है। तो देखिए बहुत सिंपल है चीज़ बताना। न्यूट्रॉन के लिए अगर देखें तो न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन का आप देखेंगे तो मास नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। तो अगर आप 1 - 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 0 होते हैं। बाकी सब में चाहे हीलियम हो, चाहे कार्बन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, सब में कहीं ना कहीं आपको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक आपको कार्बन का बता देते हैं। जैसे कार्बन का होता है C612 होता है। ठीक है, तो अगर इसमें 12 - 6 करेंगे तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। ऐसे ही नाइट्रोजन का अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन का होता है 714, तो यहाँ पर 7 लिख दीजिए, ऊपर 14 ली, मास नंबर 14 होता है। तो इस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। हीलियम में अगर आप देखेंगे तो 2 और 4 होता है, मतलब मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2। तो 4 - 2 करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सब में न्यूट्रॉन्स होते हैं, बस हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। अगले में कहा गया द वेवलेंथ ऑफ लाइट हैविंग वेव नंबर 4000 सेंटीमीटर इनवर्स इज़। तो देखिए वेवलेंथ बतानी है। अब आपको क्या दिया गया है, वेव नंबर दिया गया। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर होता है 1/λ, मतलब 1/ वेवलेंथ की वैल्यू दी गई है कितनी, 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको लैम्डा बताना है, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, 1/4000। ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12वें का, क्या 12वें का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 2.5 म्यू मीटर। अब म्यू का मतलब कितना होता है, तो म्यू का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2.5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया हु मॉडिफाइड बोर्स थ्योरी बाय इंट्रोड्यूसिंग इलिप्टिकल ऑर्बिट्स फॉर इलेक्ट्रॉन पाथ। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, सब बातें किसने बताई हैं और बोर थ्योरी को किसने मॉडिफाई किया है। देखिए बोर ने तो बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, लेकिन उसको मॉडिफाई किसने किया ये आपको बताना है। ठीक है, मॉडिफिकेशन का काम किसने किया था, तो मॉडिफिकेशन का काम किया था सोमरफील्ड ने। तो मैक्सवेल ने भी बहुत सारा काम किया था इस पर, लेकिन मैक्सवेल ऑप्शन नहीं है, तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा, सोमरफील्ड विल बी द करेक्ट आंसर।
नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन CO2, अब CO2 में आपको बताना है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो CO2 में अगर आप देखें तो जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बोर थ्योरी इज़ एप्लीकेबल टू, अब बोर थ्योरी जो है वो कहाँ तक मतलब किस पे एप्लीकेबल है। तो बोर थ्योरी जो है वो हाइड्रोजन एटम पे भी एप्लीकेबल है, हीलियम पे भी एप्लीकेबल है, लिथियम 2+ आयन पे भी एप्लीकेबल है, तो सभी पे एप्लीकेबल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इसके बाद क्रोमियम का आपसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा गया है। तो क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए सबसे पहले आपको क्रोमियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो देखिए क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 24 होता है। 24 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो 24 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया जाएगा 2 8 13 1, ठीक है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 13 और चौथे में कितने हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरीके से 16 का ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं 17 में कहा गया है रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो रिलेटिव मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है 1/1837। याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास है वो होता है 1/1837, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं फंडामेंटल पार्टिकल नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अब देखिए न्यूक्लियस में कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल नहीं प्रेजेंट होता है। ये अगर आपसे पूछा जाए कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं है, तो न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है कि 19th क्वेश्चन में आपको प्लैंक्स कांस्टेंट बताना है कितना होता है। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होता है, लेकिन यूनिट याद रखिएगा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये उसकी यूनिट हो जाएगी प्लैंक्स कांस्टेंट की, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 20th क्वेश्चन में कहा गया अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज़, ठीक है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से पूछा गया है कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है उस पार्टिकल का नाम क्या है। तो उस पार्टिकल का नाम होता है एटम, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो पहली ऑर्बिट में सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं। सेकंड ऑर्बिट में अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। थर्ड में पूछा जाएगा तो 2n² फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ऐसे ही 2n² में n 3 रख देंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18। तो ऐसे आप लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैक्सिमम वेवलेंथ, देखिए मिनिमम वेवलेंथ आपसे। नेक्स्ट पे आते हैं 23rd में कहा गया विच हैज़ स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। अब इसमें देखिए इन कुछ ये विजिबल लाइट के कुछ कलर दिए गए हैं, आपसे पूछा गया सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड की और सबसे कम किसकी होती है, वॉयलेट की होती है। तो इसमें जो वॉयलेट है दैट विल बी द करेक्ट आंसर, 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ एटम, अब देखिए बोर मॉडल जो है उसके हिसाब से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर सही है। तो जो मोमेंटम होता है वो NH/2π के बराबर होता है, ठीक है। और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है MVR, ठीक है। लीनियर मोमेंटम की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, एंगुलर मोमेंटम की बात यहाँ पर होती है, ठीक है। तो MVR इज इक्वल टू NH/2π। यहाँ पर H जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। N नंबर ऑफ शेल हो जाएगी जिस शेल की बात हो रही है। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर। अब देखिए जो एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के वो कैसे होते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से, तो वो डिफरेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए दो आपके पास दो एलिमेंट्स हैं आपके पास, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन के अंदर जो एटम्स होंगे वो नाइट्रोजन के अंदर के एटम्स के अलग होंगे। मतलब ऑक्सीजन के अंदर जो एटम्स हैं वो ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो ऑक्सीजन के होंगे। नाइट्रोजन के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे नाइट्रोजन के होंगे और दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इसलिए यहाँ पर डिफरेंट विल बी द करेक्ट आंसर। विच वन इज़ करेक्ट, आपको बताना है इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था MVR इज इक्वल टू NH/2π देखा था, ठीक है। पाई की वैल्यू यहाँ पर क्योंकि निकाली गई, तो पाई को अगर ऊपर भेजा जाए बाकी चीज़ को अगर नीचे ले आया जाए तो बन जाएगा NH/2mVR, ठीक है। तो जो यहाँ पर है वो सही है, ठीक है। तो NH/2mVR मतलब ऑप्शन ए जो है दैट इज़ दी करेक्ट आंसर। 27th पे आएंगे, 27th क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद देखिए पूछा गया है मैग्नीज़ का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होता है। तो मैग्नीज़ का एटॉमिक नंबर याद रखिएगा 25 होता है। अभी हम लोग ने क्रोमियम का देखा था तो 2 8 13 1 करके देखा था, लेकिन मैग्नीज़ में 1 और बढ़ जाएगा आखिरी में, तो 2 8 13 2 हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। रेशियो ऑफ Rn/R0, जहाँ पर Rn क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, और R0 क्या है, रेडियस ऑफ एटम है। तो इन दोनों का जो रेशियो है क्या कहलाता है, ठीक है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए ये जो है ये आपको मिल जाएगा A⁴ तो A जो होता है, देखिए याद रखिए A⁴ जो होती है वो क्या होती है, Rn/R0 होता है, ठीक है। अब पर दोनों तरफ अगर आप क्यूब कर देंगे तो A जो मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, Rn/R0 का
होल क्यूब मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, विच फंडामेंटल पार्टिकल हैज़ निगेटिव चार्ज। तो किसके पास निगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज जो होता है वो निगेटिव होता है, पॉजिटिव के पास प्रोटॉन के पास पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट देन, अब देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आता है तो बताना है क्या होता है। तो एमिशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, तो इलेक्ट्रॉन लाइट एनर्जी जो है वो एमिट होती है और वो हम लोग को लाइट के फॉर्म में दिखाई पड़ता है। ठीक है, एनर्जी रिलीज़ होगी वो भी किस फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 में कहा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड कुछ आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट बताना है आपको। पहला देखिए, पहले में कहा गया है आइसोटोप्स आर दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो आइसोटोप जो है वो एटम ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आइसोटोप्स के बारे में जो कहा गया है। सेकंड, आइसोबार्स पे आते हैं, आइसोबार्स आर दी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं। ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है, सेम होता है। ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो 31 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं 32 में क्या कहा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको तीन स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए फिर से दिए गए हैं। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट न्यूक्लियस। अब देखिए रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूव किया कि न्यूक्लियस के पास क्या क्या होता है। तो कंटेन्स मासिव पार्टिकल, क्या न्यूक्लियस में मासिव पार्टिकल होता है, पहला ये ऑप्शन दिया है। ठीक है, सेकंड दिया है पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, और थर्ड में कहा गया है इट इज़ क्वाइट स्टेबल। तो देखिए इसमें दो चीज़ सही है, कौन कौन सी, पहला जो स्टेटमेंट है गलत है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है इसमें सही है। तो 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या कहा गया है, स्ट्रोंटियम के बारे में बोला गया है। यहाँ पर 90 दिया गया, 38 90 इसका एटॉमिक मास है, या ये कह सकते हैं मास नंबर है, 38 एटॉमिक नंबर है, 2+ इस पर चार्ज है। आपको बताना है इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए एटॉमिक नंबर जो नीचे लिखा होता है वही होता है, तो ये तो गलत है, 38 लिखा हुआ है तो 38 इसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स वही होते हैं जो नीचे लिखे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2 कम हो जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 36। ठीक है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 38 दिया, ये भी गलत है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 52 दिया है। अब देखिए नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के लिए आपको क्या सब करना होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, 52 बिल्कुल सही आएगा। प्रोटॉन दिया है 38 बिल्कुल सही है, तो 3 और 4 जो है इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट 34th पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड है। तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ चैडविक, एटॉमिक नंबर मोजले, न्यूट्रॉन मिलिकन, और मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन चार्ज एस्टन। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही सही है और वो कौन सा है, एटॉमिक नंबर मोजले। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बारे में किसने बताया, मोजले बताया है, और मोजले ने ही मॉडर्न पीरियड टेबल दिया है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया एन एटम हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल कंटेन्स 18 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, व्हाट इज़ इट्स मास नंबर। तो देखिए एम शेल में KLM, के पहले आता है, फिर L आता है, फिर M आता है। तो K में तो 2 होंगे, फिर 8 होंगे, और यहाँ पर कितने हैं, 7 हैं। आपको इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स कितने दिए हैं, तो इसका अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स देखे जाएँ तो 17 हो गए, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने दिए हैं, 18 दिए हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। आपको बताना क्या है, मास नंबर बताना है, दोनों को आप ऐड कर दिए तो 17 + 18 करेंगे 35 आ जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 36 क्वेश्चन में, फ्रॉम एमंग्स द फॉलोइंग केमिकल स्पीशीज़ द स्पीशीज़ हैविंग आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आइडेंटिकल कब होगा, जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। अब सब में इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने कितने होंगे, तो पहले में देखिए, पहले में आर्गन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो पहले में 18 हो गए। दूसरे में 19 यहाँ पे है, और क्योंकि एक प्लस चार्ज भी है तो एक कम कर दीजिए इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहाँ पर अगर कैल्शियम में देखा जाए तो यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर 19 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो A1, 2 और 3 जो है इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, तो इसमें फ़िलहाल कोई ऑप्शन ऐसा दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर 2+ होता, CA में अगर 2+ होता तो ये भी सही ऑप्शन आया था, लेकिन फ़िलहाल अगर इन सब के हिसाब से देखा जाएगा तो 1, 2 और 3 जो केस है इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। 37 पे आते हैं, इसमें कहा गया है एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स फ्रॉम एन एटम। अब देखिए जो बीटा पार्टिकल्स हैं जब वो एटम से निकलते हैं तो बताना है क्या होता है।
ठीक है, तो 37th क्वेश्चन में अगर देखा जाएगा तो इंक्रीजेज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दी एटम। क्योंकि होता क्या है कि बीटा पार्टिकल निगेटिवली चार्ज होते हैं, तो जब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल जाएंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब पॉजिटिवली चार्ज एटम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाते हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स हैज़ इलेक्ट्रॉन्स, तो देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं स्टेबिलिटी के लिए, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल रूल्स लिमिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल टू 2। तो देखिए इसका मतलब ये है किसी भी ऑर्बिटल की बात, यहाँ पर ऑर्बिट की बात नहीं करी जा रही है, ऑर्बिटल की बात करी जा रही है। हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। और ये किस प्रिंसिपल के हिसाब से, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से ऐसा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 40th क्वेश्चन कहा गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयरन का पूछा गया है। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 8 14 1। ठीक है, तो 2 8 14 1 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 26 हैं, तो 1 ऐड करने 25 आएगा, ऐसे 26 आ जाएगा। तो अब आप जोड़ सकते हैं, इसका आंसर 26 का डी ऑप्शन हो जाएगा 40th क्वेश्चन का। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वैल्यू ऑफ ई अपॉन एम चार्ज इज। तो देखिए ई अपॉन एम जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मतलब जो चार्ज होता है अपॉन मास, इन दोनों का अगर रेशियो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, फिर मतलब इस तरीके से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो छोटे से बड़े में अगर लगाया जाए तो सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले न्यूट्रॉन आएगा, फिर अल्फा पार्टिकल आएगा, फिर प्रोटॉन आएगा, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, इलेक्ट्रॉन में होता है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है ई अपॉन एम रेशियो का, चार्ज अपॉन मास रेशियो का, वो न्यूट्रॉन का सबसे कम है, फिर अल्फा पार्टिकल का है, फिर प्रोटॉन का, और सबसे बड़ा किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। 42 में आते हैं, 42 में कहा गया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बिकेम वेरी लेट बिकॉज। अब देखिए जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी ये बहुत लेट में हुई है, ऐसा क्यों हुआ है ये आपको बताना है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, 43 पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। तो पहला देखिए, पहले स्टेटमेंट में कहा गया आइसोबार्स पोजेस सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो आइसोबार जो होते हैं क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। ठीक है, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। आइसोटोप्स ऑक्यूपाई सेम पोजीशन ऑक्यूपाइड टेबल, बिल्कुल ठीक है। पोजेस सेम एटॉमिक नंबर, ये भी सही है। आइसोबार्स द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज सेम, ये भी सही है, मतलब मास नंबर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो सिर्फ गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट पे आते हैं न्यूक्लियस कंटेनर। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो प्रोटॉन भी होता है न्यूट्रॉन भी होता है, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं होता न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करता है, याद रखिएगा। 45 में आते हैं विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो देखिए आइसोटोप्स आर ऑलवेज रेडियो एक्टिव स्पीशीज़, गलत है। बीटा रेज आर ऑलवेज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो बीटा रेज होती है याद रखिएगा पॉजिटिवली चार्ज नहीं होती है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अल्फ़ा रेज जो होती हैं वो निगेटिवली चार्ज नहीं होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। गामा रेज डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि इसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं। 46 में आते हैं, अब आपको बताना है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो बी वाला ऑप्शन है गलत हो जाएगा, क्योंकि 1s2 2s2 2p6 3s2 आता है, फिर 3d10 आता है, तो ये गलत दे दिया गया है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है दैट इज़ रॉन्ग। 47th में आते हैं, इफ़ सर्टेन एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 19 एलिमेंट इज़, तो आपको बताना है कोई भी एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, तो वो एलिमेंट कौन सा होगा। ठीक है, तो 19 अगर है तो पहले कन्फिग्रेशन कर लेते हैं, तो 2 8 8 1 हो जाएगा इसका कन्फिग्रेशन। तो इनर्ट गैस नहीं हो सकती है, नॉन मेटल नहीं हो सकता है, मेटल ऑक्सीडेशन नंबर +3 नहीं हो सकता, ये ए ऑप्शन होगा, मेटल विद ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो +1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है और वो क्या है, मेटल है। नेक्स्ट पे आते हैं 48 में कहा गया एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 34 इट्स वैलेंसी विल बी। अब आपको बताना है कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 34 है, उसकी वैलेंसी क्या होगी। तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी क्या, 2, उसकी वैलेंसी हो जाएगी 48 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। 49 पे आते हैं, 49 में कहा गया ग्रेफाइट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। देखिए ग्रेफाइट क्यों यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको बताना है, तो इसलिए यूज़ किया जाता है कि वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन जो होती हैं उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो ग्रेफाइट का मेन काम क्या होता है कि वेलोसिटी, न्यूट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसको रिड्यूस करना। द रूल विच स्टेट्स दैट नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। तो देखिए कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं हो सकते जिनका सेम क्वांटम नंबर हो, ये किस प्रिंसिपल में बताया गया है, तो ये किस प्रिंसिपल में बताया गया है आपसे पूछा गया है, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ये चीज़ बताई गई है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट पे आते हैं, क्रोमियम का आपसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा गया है। देखिए क्रोमियम आप लोग को Z इसका एटॉमिक नंबर दिया 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1। तो इसमें बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 52 में आते हैं, एलिमेंट M हैज़ एटॉमिक मास 19, एटॉमिक नंबर दिया है 9, इट्स आयन रिप्रेजेंटेड एज। तो देखिए एटॉमिक मास कितना दिया है, एटॉमिक मास का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दिया है 19 के बराबर है। एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन कितना दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन दे दिया गया 9 के बराबर है। आपसे पूछा गया जो इसका आयन होगा वो रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, प्रोटॉन होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन दे दिया गया 9। तो यहाँ से आप लोग न्यूट्रॉन तो निकाल सकते हैं कि न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, न्यूट्रॉन आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा आपका 10। तो न्यूट्रॉन 10 आ गया, प्रोटॉन 9 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है इसलिए हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो फिलहाल इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 53 में कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग मास। तो मास के हिसाब से आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। इंक्रीजिंग मतलब सबसे छोटा वाला सबसे पहले होगा, फिर बाद में धीरे करके बड़े पे हम लोग आएंगे। तो सबसे छोटा अगर देखा जाए इनमें से कौन है, तो सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन होता है, फिर प्रोटॉन है, फिर हाइड्रोजन एटम है, और लास्ट में कौन है, अल्फा पार्टिकल सबसे बड़ा है। नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन O18 ऑफ एन आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन इज। ठीक है, तो O18 मतलब 8 18 ऐसे करके आप समझ सकते हैं। तो इसमें 8 जो होगा उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 8 होता है। तो प्रोटॉन भी 8 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट पे आते हैं 55 में कहा गया, एनर्जी ऑफ सन इज़ ड्यू टू। तो एनर्जी जो सन में होती है वो किसकी वजह से होती है आपको बताना है। ठीक है, तो सन में जो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है, याद रखिएगा किसकी वजह से होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम, तो हाइड्रोजन फ्यूज़ होता है, जुड़ते हैं और हीलियम बनाते हैं। तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस में होती है, सन में होती है। एम शेल कंटेन सबशेल। अब देखिए एम शेल में कौन कौन सी सबशेल होती है आपको बताना है। तो 56 में अगर देखा जाए तो एम शेल में जो सबशेल होती है वो SP और D सबशेल होती है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चंस थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के, और कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, हर एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, चाहे वो पॉलिटेक्निक का हो, चाहे AMU का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्लस ये बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। आगे के वीडियो में और भी नए नए टॉपिक्स पे MCQs आते रहेंगे, और फिलहाल आप लोग प्लेलिस्ट में जाके और सारे MCQs को देख सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।